हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पर्वत, पठार और मैदान और नदियों के विषय में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाली झीलों का अध्ययन करेंगे, मरुस्थल का अध्ययन करेंगे और मरुस्थल के साथ साथ कुछ और इसकी विशेषताएं जिनके विषय में हम देखेंगे। तो दोस्तों, महाद्वीप को स्टार्ट करने से पहले इसके विषय में मैं दो विशेषताओं को बता देना चाहता हूं कि पहला, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लॉकलैंड कंट्री के अंतर्गत आता है। लॉकलैंड कंट्री का अर्थ होता है स्थल अवरुद्ध देश। हिंदी में से क्या बोला जाता है? स्थल अवरुद्ध देश। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? स्थल अवरुद्ध से मतलब यह होता है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी सीमा कहीं ना कहीं सागर से ना लग रही हो। स्थल अवरुद्ध देश वे देश कहलाते हैं जो चारों ओर से स्थल से ही घिरे हों, मतलब उनकी सीमा के चारों ओर किसी ना किसी देश की सीमा लग रही हो, वो स्थल अवरुद्ध कहलाते हैं। और जो इसके अंतर्गत नहीं आते, मतलब कहीं ना कहीं उसकी एक सीमा सागर से या जल से अवश्य लग रही होती है। क्लियर है? तो उत्तर अमेरिका में एक भी देश ऐसा नहीं है जो स्थल अवरुद्ध देश हो। क्लियर है? दूसरा ये कि यहां से जो हमारी तीन मुख्य रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तो तीनों रेखाओं में से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा यहां से होकर गुजरती है जिसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। और यह है उत्तर अमेरिका के मैक्सिको से और एक द्वीप है बहामास, सिर्फ दो से होकर गुजरती है। तो देश भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से देश हो गए। तो एक हो गया मैक्सिको और एक हो गया बहामास। अफ्रीका का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मैंने बताया था कि वहां पे पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। क्लियर है? तो आपको देशों का क्रम याद हो गया होगा कि उत्तर अमेरिका में दो देश, मैक्सिको, बहामास, फिर अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। क्लियर है? ये देश आपको दो महाद्वीपों के याद हो चुके हैं कर्क रेखा पर। आगे जब हम एशिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे तो एशिया महाद्वीप के देशों को याद कर लेंगे, तो उसके साथ ही आपके सारे महाद्वीपों के देश जो कर्क रेखा पर स्थित हैं वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उत्तर अमेरिका में कौन कौन सी झीलें हैं। तो दोस्तों, उत्तर अमेरिका में झीलें तो बहुत सी हैं, लेकिन हमें मुख्यतः 10 झीलों का अध्ययन करना है, जिसमें 5 खारे पानी की झीलें आती हैं और 5 मीठे पानी की झीलें आती हैं। जो इसके उत्तर में, इसके ऊपर जो स्थित हैं वो सभी की सभी, यहां पर 5 झीलें हैं, वो खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी मतलब यहां पर लवणता अधिक है जल में। और इन झीलों के अंतर्गत आता है एक झील ये है जिसे बोला जाता है ग्रेट वियर। क्या बोला जाता है? ग्रेट वियर। फिर आती है ग्रेट स्लेव। इसके नीचे आता है अथावस्का। इसके नीचे एक झील और है, उसे बोला जाता है रेंडियर। और एक ये जो झील दिख रही है जिसे कहा जाता है विनिपेग। तो दोस्तों, झीलों का क्रम सीधा का सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की खारे पानी की झीलों का क्रम बताइए। तो सबसे ऊपर ग्रेट वियर, फिर ग्रेट स्लेव, फिर अथावस्का, रेंडियर और विनिपेग। क्या क्या हो गया? ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनिपेग। गाने की तरह गाओगे तो ये जरूर याद हो जाएंगे। 3-4 बार आप इसका नाम बोलने का प्रयास कीजिए, आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। क्या क्या? ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर और विनिपेग। ये सभी की सभी क्या हैं? खारे पानी की झीलें हैं। क्लियर है? इसके नीचे जो 5 झीलें आपको दिख रही हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 झीलें हैं, ये जो सबसे ऊपर की झील है इसे बोला जाता है सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है।
सुपीरियर झील के बाद यहां पर ये जो झील आपको दिख रही है ये कहलाती है मिशिगन झील। मिशिगन झील के बाद ये जो है वो कहलाती है आपकी ह्यूरन, ये इरी और ये ओंटारियो। क्लियर हो गया? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। इन पांचों झीलों को ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बृहद झीलों के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील नहीं आती है, तो 4 ऑप्शन में से 3 इनके नाम होंगे और एक कोई और झील का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी, ये 5 झीलें आती हैं। प्रश्न एक और निकल के आता है कि ऐसी कौन सी झील है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों इन 5 झीलों में से ये जो आपको 4 झीलें दिख रही हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, ये किस में है आपकी, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक झील जो है जिसे मिशिगन कहा जाता है वो सिर्फ किस में है, वो आपके यूएसए में स्थित है। क्लियर है? तो ये तो हो गया। इसको याद करने का क्रम हम होम्स के आधार पर भी कर सकते हैं। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। क्लियर है? इस तरीके से भी आप इन झीलों को याद कर सकते हो। और मैंने बताया था कि ओंटारियो झील से एक नदी निकल रही थी, कौन सी थी, सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसे बोला जाता है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर है? याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। और सेंट लॉरेंस नदी की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है कि यह उत्तर अमेरिका के सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। कहां से निकली है, ओंटारियो झील से निकली है। ठीक है? और ग्रेट लेक्स के अंतर्गत क्या क्या आ रही थी, 5 झीलें आ रही थी और 5 झीलों में क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं। क्लियर है दोस्तों? ये मीठे पानी की जो झीलें हैं 5, इनको जोड़ने के लिए कुछ नहरों का भी निर्माण किया गया है। कभी कभार आपसे नहरें भी पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों पहली नहर है शू नहर। शू नहर सुपीरियर और ह्यूरन झील को मिलाती है। यह सुपीरियर झील है और यह ह्यूरन झील है। तो शू नहर किनको मिला रही है, एक सुपीरियर झील को मिला रही है और एक ह्यूरन झील को मिला रही है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शू नहर किन किन को मिलाती है। याद करने के लिए हम SHU से भी कर सकते हैं। सुपीरियर शू नहर ह्यूरन झील को मिलाती है। ठीक है? और शू से सुपीरियर भी आ जाएगा और शू से शू नहर भी आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद एक आती है इरी झील, इरी नहर, सॉरी। इरी नहर मिशिगन को किससे, इरी से मिलाती है। मिशिगन को इरी से मिलाती है। कौन सी, इरी नहर। एक नहर है पेलैंड नहर, और ये पेलैंड नहर जो है वो इरी को किससे मिला रही है, ओंटारियो से मिला रही है। इरी को ओंटारियो से मिलाती है पेलैंड नहर। ये इरी है और ये क्या है, आपकी ओंटारियो झील है, और इसको जो मिलाने वाली नहर है उसे बोला जाता है पेलैंड नहर। तो क्लियर है? 3 नहर हैं, शू नहर, इरी नहर और पेलैंड नहर। शू नहर किसको, सुपीरियर को ह्यूरन से, सुपीरियर को ह्यूरन से, और इरी किसको, इरी को मिशिगन से, और इरी को ओंटारियो से कौन सी मिला रही है, आपकी पेलैंड नहर मिला रही है। क्लियर है? तो ये तो हमने पढ़ी क्या, 5 खारे पानी की और 5 मीठे पानी की झीलें, और झीलों के साथ में हम लोगों ने नहरों का अध्ययन किया है कि कौन कौन सी नहर इन मीठे पानी की झीलों को या ग्रेट लेक्स को आपस में मिलाती है। दोस्तों यहां पर ये जो आपको द्वीप दिख रहा है इसे क्यूबा कहा जाता है। इसका नाम है क्यूबा। इसे एंटिलीज का मोती और धान का कटोरा 2 नामों से जाना जाता है। क्या विशेषता है, यहां पर धान बहुत अधिक होने के कारण इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है और एंटिलीज का मोती कहा जाता है। अब एंटिलीज क्या है, तो ये जो आपको द्वीप दिख रहे हैं
इनको समग्र रूप से एंटीलीज द्वीप भी कहा जाता है। और एंटीलीज का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्यूबा है, इसलिए क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम उत्तर अमेरिका के मरुस्थल के विषय में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक मरुस्थल है जिसे बोला जाता है सोनोरान का मरुस्थल। और यहां पर एक मरुस्थल है जिसे कहा जाता है मोजेक का मरुस्थल। सोनेरान मरुस्थल और मोजेक मरुस्थल। क्लियर है? और यहां पर एक मरुस्थल है जिसे बोला जाता है एरिज़ोना का मरुस्थल। तो ये 3 मरुस्थलों का अध्ययन करना होता है उत्तर अमेरिका के अंतर्गत, जिसमें सोनोरान मरुस्थल, मोजेक मरुस्थल और एरिज़ोना मरुस्थल। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मरुस्थल कैसे हैं? मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है। तो वैसे स्थल जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, मरुस्थल का निर्माण होता है। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अब प्रश्न ये आता है कि उत्तर अमेरिका में किस प्रकार के मरुस्थल होंगे? तो दोस्तों अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया था कि कर्क रेखा यहां से होकर गुजर जाती है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं। तो इसके ऊपर जो भी रहेगा वहां भी शीत क्षेत्र रहेगा, और मकर रेखा के नीचे जो भी रहेगा वो भी शीत क्षेत्र रहेगा। तो यहां पर मरुस्थलों का भी निर्माण कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण होगा। क्लियर है? तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि मोजेक का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं तो कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। क्लियर है? चलिए, तो ये 3 मरुस्थल थे जिनका अध्ययन हमने उत्तर अमेरिका के अंतर्गत किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आती हैं। तो दोस्तों उत्तर अमेरिका के अंतर्गत 3 जनजाति आती हैं। एक आती है एस्किमो जनजाति। क्या आती है? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति की कुछ विशेषताएं हैं। यह जनजाति सील नामक मछली की खाल और हड्डियों से एक नाव का निर्माण करती है जिसे कयाल कहा जाता है। और यह कुत्तों का जो उपयोग है वो गाड़ी खींचने के लिए करती है। ठीक है? और इनके जो घर होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। तो एस्किमो जनजाति के घरों को इग्लू कहा जाता है, और जो गाड़ी का निर्माण करते हैं उसे कयाल कहा जाता है। कौन सी? सील मछली की खाल और हड्डियों से उसे कयाल कहा जाता है, और यह कुत्तों का उपयोग गाड़ी खींचने के लिए करती है। तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं किसकी? एस्किमो जनजाति की। दूसरी यहां पर जनजाति है इनयुट, और तीसरी है रेड इंडियन। रेड इंडियन के विषय में तो मैंने बता दिया था कि जब कोलंबस उत्तरी अमेरिका में पहुंचा था और उसने इसको देखा और बोला कि अरे ये तो इंडिया है, और यहाँ के लोग जो दिखे वो लाल कलर के थे, और उसने इनका नाम दे दिया रेड इंडियन। तो ये भारत के लोग नहीं हैं। इन जनजातियों का नाम भारत के आधार पर धोखेबस रख दिया गया था। तब से इन जनजातियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। तो क्लियर है? तो ये 3 प्रकार की जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? उत्तर अमेरिका में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तो उत्तर अमेरिका के विषय में जो जानकारियां थीं उसके विषय में हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमारा जो अगला महाद्वीप होगा वो दक्षिण अमेरिका होगा, और दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत हम उसकी बाहरी संरचना का अध्ययन करेंगे। बाहरी संरचना के साथ साथ उसके फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।